मल्टीफेक देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद and assalamu alaikum. First of all, today we are going to discuss about the step-by-step procedures that we need to be taken to get admission in Chinese universities. तो आप में से बहुत सारे जो स्टूडेंट्स प्राइवेटली भी मेरे साथ कांटेक्ट में हैं और काफ़ी सारे उन्होंने कमेंट्स भी किए और मुझे मैसेजेस भी किए कि यू हैव टू प्रिपेयर वन recording about how we can apply for the Chinese scholarships. और इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमने कैसे प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेनी है और इसका प्रोसीजर क्या होता है। और बहुत सारे दोस्त वहाँ दूसरे कंट्रीज़ में बैठ के वो कांटेक्ट करते हैं कि हमें प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेके दे, प्रोफेसर हमें रिप्लाई नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता है। तो ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। आज हम इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि इन सब का जो है ना कैसे हम हल निकाल सकते हैं और हर स्टेप के ऊपर कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इग्नोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते हैं। तो आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर या व्लॉग के अंदर आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हाउ यू कैन एबल टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटीज़। Before I going to start this today's recording myself, I did my PhD from China and I also did 2 postdoctoral programs from China. So I have the experience how we can look into the admissions, how we can apply for that. और आप में से बहुत सारे जो यूट्यूबर्स होते हैं उनके वीडियोस देखते हैं जिनको चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं होता, वो जस्ट लोगों की जो यूट्यूब वीडियोस देख के सुन के वहाँ से वो रिकॉर्डिंग करते हैं। सो इट इज़ मच डिफरेंट फ्रॉम मी एंड अदर्स। सेकेंडली जो मैं एक चीज़ यहाँ पे बिफोर गोइंग टू स्टार्ट प्रॉपरली आपको बताना चाहूँगा कि जो दोस्त बाहर बैठ के जो हमें चाइना के अंदर कहते हैं कि you have to find a professor for me, you have to find a recommendation letter or the admission for us, so that is not possible in this condition. Because before COVID ये होता था कि we are permitted to go into the universities, there was no problem, but now it's difficult. अभी हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं जा सकते हैं और ना ही हम उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप कांटेक्ट करते हैं प्रोफेसर के साथ वाया ईमेल, एट द सेम वे वी कैन कांटेक्ट वाया ईमेल। और जो आपका सब्जेक्ट डिफरेंट होता है, बहुत सारे दोस्त जो अप्रोच करते हैं उनके सब्जेक्ट और होते हैं एंड आवर स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स डिफरेंट, और उनकी जो सब्जेक्ट डिफरेंट होने की वजह से उन प्रोफेसर के साथ हमारा कभी कांटेक्ट नहीं हुआ होता है। पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज़ में आप देखते हैं कि यारी दोस्ती होती है प्रोफेसर्स के साथ या रिलेटिव्स होते हैं, तो आप इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो आपके कॉलेज का प्रोफेसर होता है, आपके कॉलेज के जो कोलीग्स हैं उनके अलावा दूसरे प्रोफेसर्स के साथ कांटेक्ट करना या होना मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों का इतना इंटरेक्शन होता है। So the best way that you can contact by yourself online, and also you send them emails. That's the best way. Or maybe if you have any friend in China, like he is with your specific field, यानी है कि you are belongs to plant science and he should find a professor for you in the animal science. ये बाज़ औक़ात प्रॉब्लम होती है। हम दूसरे कॉलेज को नहीं जानते हैं, हम दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर्स को नहीं जानते हैं, तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत सारे हिंड्रेंसेस आते हैं। So I will request again that you have to follow these procedures and you can look after all these and hopefully you can find the best professor and you can get the admission in China on scholarship. And the last thing is that ये आपके पास एक golden chance है, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स से फॉरेनर्स चाइना में बहुत कम, मतलब उनकी एडमिशन हुई है या आए ही नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से तो सारे बंद है। So this is the right time, the best time, the golden chance that you have to apply now and then for the next year. आप अभी से प्रोफेसर्स को फाइंड कर लें और जो नेक्स्ट ईयर की जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि टाइमिंग क्या होनी है, कब आपने अप्लाई करनी है। सो दिस ईयर, द कमिंग नेक्स्ट ईयर is the golden opportunity for those who are going to apply for their degree programs. और आपने इस दफ़ा बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी है कि आपको एडमिशन मिले, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स से कोई स्टूडेंट या कोई बाहर से फॉरेनर चाइना में एज अ स्टूडेंट वीज़े पे नहीं आया है। तो नेक्स्ट ईयर होपफुली द चाइना विल ओपन सून, और जो नेक्स्ट सेशन होगा तो होपफुली दैट ऑल स्टूडेंट विल ट्रेवल फ्रॉम अब्रॉड
और आप लोगों के लिए और जो खुसूसन जो नई एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए द बेस्ट चांस है। एंड इसके लिए बहुत ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने ये समझना है कि किस टाइप के स्कॉलरशिप्स मास्टर्स और खुसूसन पीएचडी के लिए जो लोग आना चाहते हैं चाइना, तो उनके लिए कौन से स्कॉलरशिप या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है चाइना के अंदर। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, नंबर वन वी हैव सीएससी स्कॉलरशिप, दिस इज आल्सो कॉल्ड चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल, जो कि गवर्नमेंट फंडेड है, यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट इसको स्पॉन्सर करती है। और इसमें आपको करीब 3000 आरएमबी मास्टर्स को देते हैं और 3500 आरएमबी पीएचडीज को मिलते हैं जो यहाँ पे स्टडी करने आते हैं। इसके अलावा आपको एकोमोडेशन फ्री मिलती है। एकोमोडेशन में डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी आपको सिंगल अपार्टमेंट भी दे सकता है, सिंगल अपार्टमेंट में इन द डॉर्मेट्रीज। और ट्यूशन फीस में फ्री होती है, आपको किसी किस्म कोई ट्यूशन फी पे नहीं करनी पड़ती है। इन एडिशन टू दिस आपको जो सोशल सिक्योरिटी होती है या जिसको हम सोशल इंश्योरेंसेस होते हैं, आपके मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, वो प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो आपका ट्रेवलिंग वगैरह है वो आपने खुद करना है, वो सीएससी इसको सपोर्ट नहीं करती है। और इसमें अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो आपके हर साल सीएससी कुछ बोनसेस देता है जो ऑलमोस्ट 30,000 आरएमबी के इक्वल होती है। और वो डिपेंड करता है कि अगर आपने अच्छे परफॉर्म किया, आपकी पब्लिकेशन आई है हाई इम्पैक्ट फैक्टर में, देन यू कैन गेट दैट मनी आल्सो। सेकेंडली हमारे पास है प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो होती है वो लो रैंकिंग में आती है, द पीपल विल नॉट प्रेफर टू गो ऑन दैट। बट फाइनल चॉइस आपके पास जब कोई नहीं होता है, आपको सीएससी ऑफर नहीं होती है या सीएससी में आप compete नहीं कर सकते हैं और आपकी सिलेक्शन नहीं होती यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, देन यू हैव टू गो डाउनवर्ड और आपको फिर प्रोविंशियल स्कॉलरशिप देखनी है। अब यह डिपेंड करता है प्रोविंस टू प्रोविंस भी और अगेन फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी। लेकिन ऑलमोस्ट जो प्रोविंसेस है वो मास्टर्स और पीएचडीज को 1500 से 2000 तक का जो रेंज में उनको स्टाइपेंड देते हैं। और इसमें आपको एकोमोडेशन तकरीबन फ्री मिलती है और ट्यूशन फी आपकी मतलब फ्री होती है, वो आपको पे नहीं करनी पड़ती है। तो इसको थोड़ा अवॉइड करें, आप फर्स्ट चॉइस में आपको सीएसई रखना चाहिए। थर्डली हमारे पास है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स, क्योंकि यूनिवर्सिटी फंडेड जो स्कॉलरशिप्स होती है अगेन उसमें आपके ट्यूशन फी और एकोमोडेशन फ्री होती है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको फंड करते हैं 2500 तक, लेकिन जो मिनिमम रेंज है वो 1800 है या 1700 समटाइम मिलती है। और ये स्कॉलरशिप आपको थ्रू आउट डिग्री होने तक ये इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं आती है। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेसर। अगर आपका प्रोफेसर चाहता है कि आपको प्रोजेक्ट से कुछ पैसे आपको दे और ही वांट्स टू हेल्प यू, देन इट विल बी मोर देन बेस्ट। मैं कह सकता हूँ कि आपको वहाँ से एक सपोर्ट मिल जाती है। सेकंड हमारे पास थर्डली है हमारे पास रोड एंड बेल्ट। बेल्ट जो इनिशिएटिव है, जो स्कॉलरशिप्स है, वो एज सेम टू सीएससी होती है, बट ये लिमिटेड होते हैं। इनमें सीट्स और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कम होती है, जबकि सीएससी के अंदर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा है चाइना में। ऑलमोस्ट वन मोर देन 100 यूनिवर्सिटीज़ इससे रजिस्टर्ड है और सीएससी फंड करती है उन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं। तो रोड एंड बेल्ट की जो यूनिवर्सिटीज़ होती है वो कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स वो लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए है जो रोड एंड बेल्ट में जिनका शेयर है या जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देन जो थर्डली जो हमारे पास फोर्थ कैटेगरी है, जो आप अपने कंट्री के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं, थ्रू एचईसी भी ये प्रोसेस होता है और समटाइम आप डायरेक्ट एम्बेसीज भी इसको अनाउंस करती है कल्चर एक्सचेंज स्कॉलरशिप के नाम से। तो कल्चर एक्सचेंज स्कॉलरशिप अगेन इसका जो नंबर्स है वो लिमिटेड होते हैं और जितना सीएससी में स्टूडेंट अप्लाई करते हैं उससे आप नहीं समझ लें कि ओनली 30% और 20% ऑफ दे विल गेट द कल्चर एक्सचेंज स्कॉलरशिप। बट अगर आपको मिलती है तो देन दैट इज अबाउट टू और इक्वल टू द सीएससी स्कॉलरशिप। उसमें एकोमोडेशन आपको फ्री मिलती है, ट्यूशन फी है और रेस्ट ऑफ जो आपकी पॉकेट मनी है, अबाउट 3000 फॉर मास्टर्स एंड 3500 फॉर the PhD students. This also depends on the some type of the culture exchange scholarships. कुछ culture exchange scholarships जो 6 month की होती है,
और कुछ जो आपको मिलती है फॉर द होल पीरियड ऑफ द डिग्री प्रोग्राम। सो इनमें से आपको मैं जो सजेस्ट करूंगा या जो मैंने पीएचडी की है, सो आई हैव डन माय पीएचडी ऑन सीएससी स्कॉलरशिप। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वन, जो आपको तमाम रिक्वायरमेंट्स आपकी अनटिल यू हैव टू गेट योर डिग्री, सारी फीस आपकी मेडिकल, आपके रेजिडेंस, आपकी ट्यूशन फ़ी और आपकी जो पॉकेट मनी होती है, दैट विल बी कंपनसेटेड बाय द चाइनीज फंडेड स्कॉलरशिप, दैट इज़ द सीएससी। आपने मस्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है और कोशिश करें कि आप जो दूसरे कैटेगरीज है जिसमें प्रोविंशियल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, रोड एंड बेल्ट है, या और भी इसमें कन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप है और इस तरह आपके पास ग्रेट वॉर स्कॉलरशिप है, तो इनकी जो वर्थ होती है या इनकी जो एक्सपेंडिचर्स है वो या नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स है वो एज कंपेयर टू सीएससी बहुत ही लिमिटेड है। So today we are going to discuss more detail about the CSC scholarship, how we can apply, and is it possible that we can get admission or we can get the recommendation letter from the professors. तो इसमें कुछ common mistakes हम करते हैं वो हम आज देखते हैं one by one. So what's the right time to find the university and the professor? ये बहुत सारों का क्वेश्चन होता है क्योंकि वो साल के बिगिनिंग में जनवरी फरवरी के अंदर आप प्रोफेसर से कांटेक्ट करना शुरू करते हैं, जबकि वो राइट टाइम नहीं है। आपको देखना चाहिए प्रोफेसर एटलीस्ट फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, क्योंकि जो एप्लीकेशन टाइम होता है इट विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी टू एंड ऑफ मार्च। तब तक आपके पास प्रोफेसर की रिकमेंडेशन आनी चाहिए। एटलीस्ट यू हैव टू कांटेक्ट एंड यू विल गेट एटलीस्ट 3 ऑफ द प्रोफेसर्स फ्रॉम द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि आजकल प्रोटोकॉल थोड़ा चेंज हुआ है और पहले कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि आपको एट द सेम टाइम यू कैन गेट 3 यूनिवर्सिटीज एडमिशन एंड एट द सेम टाइम 3 यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स। लेकिन नाउ इट्स डिसाइडेड दैट फर्स्ट यू हैव टू गेट वन स्कॉलरशिप इन वन यूनिवर्सिटी, देन यू विल नॉट गेट फॉर द सेकंड वन। बट अगर आपको फर्स्ट में नहीं मिलती है देन यू हैव टू चूज सेकंड, थर्ड, सो दिस इज द प्रोटोकॉल। नॉर्मली प्रोफेसर्स को जो हम अप्रोच करते हैं या आपको जो प्रोसीजर स्टार्ट करनी है वो अक्टूबर से दिसंबर तक का पीरियड होता है, और उसमें आपने अपने जो प्रोफेसर है उसको एतमाद में लेना है, आपने उससे रिकमेंडेशन लेटर लेनी है और ये सारी जो है ना रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। अब इसको हम फर्दर बाइफर्केट करते हैं कि हम कैसे जो है ना इसको वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं चंद रिक्वायरमेंट्स भी होती है हर यूनिवर्सिटीज़ की। जैसे आप वेस्टर्न में अप्लाई करते हैं, कनाडा के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यूएस, यूके एंड अदर यूनिवर्सिटीज़, दे नीड, यू मस्ट हैव द आइल्स सर्टिफिकेट। सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है चाइना के अंदर। अगर कोई यूनिवर्सिटी डिमांड करती भी है देन एट द सेम टाइम यू हैव टू अपीयर इन दिस टेस्ट, बट मोस्टली और जो तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज़ है उनकी इससे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकेंडली HSK, अगर आपके पास HSK है तो वेल एंड गुड, ये प्लस पॉइंट है आपके लिए। अगर नहीं है तो इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो मास्टर्स करवाते हैं वो 6 मंथ की या 1 ईयर की प्रोग्राम रखते हैं, उनके लिए HSK 4 तक रिक्वायरमेंट है। एट द सेम टाइम PhDs, तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ ने अभी ये इनिशिएटिव लिया है कि यू मस्ट हैव टू क्लियर HSK 4 और HSK 6 ड्यूरिंग योर डिग्री प्रोग्राम। अगर आप पहले से करके आते हैं लाइक यू विल गेट एडमिशन इन अप्लाई इन मार्च, देन मार्च से लेके आप जून तक 6 मंथ की आप अपने कंट्री के अंदर एक प्रोग्राम कर ले HSK की और आप वहीं से HSK 4 प्रिपेयर करके आते हैं, तो ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे आप की जो डेली लाइफ है वो बहुत इजी हो जाएगी। चाइना के अंदर आपको पता है कि इंग्लिश जो स्पीकिंग को डिस्करेज किया जाता है, और चाइनीज़ लैंग्वेज जो भी बंदा बोलता है ही विल हैव द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टडी, और वो कम्युनिकेट कर सकता है अपने कोलीग्स के साथ, अपने प्रोफेसर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। सो दैट इज़ द बेस्ट वन, आई थिंक सो। Then third, you must have a research article. No, but it depends. Like अगर आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स है, यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स और द PhD प्रोग्राम, ये आपके लिए एक बोनस है। वो प्रोफेसर समझता है कि he have the research background and he will be helpful to participate in my research group, और इसको जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग है रिसर्च की, तो ये एक आपके लिए और भी इससे अच्छी पॉइंट हो सकती है या पॉइंट है भी।
देन पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, जब आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल जाती है व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोसेस योर एप्लीकेशन ऑनलाइन, तो उस टाइम पे आपके पास पासपोर्ट का होना ज़रूरी है। देन ऑल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूडिंग योर डिग्रीज, जो भी आपकी क्रेडेंशियल्स है ये आपने सारे तैयार करके रखने हैं, और एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन यू मस्ट हैव टू सबमिट ऑल ऑफ दिस। फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आवर टारगेट यूनिवर्सिटी। हम इसको कैसे फाइंड करें, कहाँ से करें, कौन से ऐसे रिसोर्सेज है जहाँ से हम इनको फाइंड कर सकते हैं जो कि पर्टिकुलरली फॉर द CSC फंडिंग प्रोग्राम है उनके लिए। इसके लिए सिंपल वे में मैं आपको बता दूं कि यू हैव टू सर्च आउट ऑन गूगल चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल लिख दे, और मे बी यू हैव टू राइट डाउन चाइनीज यूनिवर्सिटीज 2021, then you will get a lot of different links. There are like a bundle of links जो आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन द बेस्ट वे ये है कि आपको चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है, जहाँ पे आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट प्रोवाइड की हुई है। These are those universities which are funded by CSC program. इनके अंदर वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ आप अवेल सर्च कर सकते हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम्स अवेलेबल है। तो ये आपने डिसाइड करना है कि पहले आपने किस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना है, टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटी में जाना है, मीडियम में जाना है या लो में जाना है। तो देन अगर आपके पास आप ये लिस्ट ओपन करते हैं, इसमें आप गो डाउन, यू हैव टू सी देयर आर अबाउट 121 यूनिवर्सिटीज़। अब इन 121 यूनिवर्सिटीज़ में से आपने चूज़ करना है कि विच इज़ द मोस्ट रेलेवेंट यूनिवर्सिटी टू यूर मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपने इस तरह से अपने टारगेट यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। सो द नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आवर टारगेट कॉलेज। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमने यूनिवर्सिटी फाइंड कर ली, उसके अंदर एग्रीकल्चर है, उसके अंदर एनिमल साइंस है, तो एग्रीकल्चर भी एक डाइवर्सिफाइड फील्ड है, उसके अंदर फर्दर और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि चाइना के अंदर जो लाइफ साइंस कॉलेज है उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। अगर आपने प्लांट ब्रीडिंग में BSc ऑनर्स की है तो आप मास्टर्स सब्जेक्ट किसी और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में कर सकते हैं, PhD इसी तरह एग्रीकल्चर किसी और सब्जेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आपके लिए है, जब आप आफ्टर ग्रेजुएशन आप पाकिस्तान जाते हैं तो आपके डिग्री के ऊपर वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता है जो कि आपकी प्रीवियस मास्टर डिग्री में थी या आपकी BS में थी। उससे क्या होगा कि आपको जब जॉब फाइंड करनी होगी, जब आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई करना है, then the universities will ask you कि your master major is something else and you had done your PhD in the different subject, so we are not going to accept you. तो इस मामले में आपको केयरफुल रहना है कि बहुत सारों को यहाँ आने के बाद ये फील होता है कि हमने बहुत गलत किया है, और they are struggling to change their major subjects from one college to another college. इसलिए आपको मेजर सब्जेक्ट फाइंड करने में बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना है। और अभी मेजर सब्जेक्ट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप इसी तरह यूनिवर्सिटी वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि मैंने अभी नॉर्थ वेस्ट A&F यूनिवर्सिटी को ओपन किया है। आप इसमें आप जाते हैं, यहाँ पर स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स लिखे होंगे या कॉलेजेस लिखे होंगे। इससे पहले जब आप ओपन करेंगे तो आपके पास चाइनीज़ वेबसाइट आती है। चाइनीज़ वेबसाइट में यहाँ पर साइड में इंग्लिश का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करनी है वेबसाइट को। देन यहाँ पे आपको कॉलेजेस नज़र आते हैं, दैट्स यू हैव टू फाइंड ऑल दीज कॉलेजेस विच इज़ मोर रेलेवेंट एंड स्पेसिफिक टू यूर स्टडी। तो इस तरह से आपने अपने कॉलेज को फाइंड करना है। Then next step you have to find the recommendation letter and the right professor. ये बहुत critical stage है। Like बहुत सारे कहते हैं कि we had applied like the 100 of the professors and we are not getting our acceptance letter, और कोई प्रोफेसर हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता है, because you are not the only one. आप एक नहीं बल्कि कई सौ लोग एक प्रोफेसर को कांटेक्ट कर रहे होते हैं, एंड प्रोफेसर हैव अ चॉइस कि वो सेलेक्ट करे तो किसको करे। देन ऑफ कोर्स देन ही इज गोइंग टू फाइंड द बेस्ट वन। अब द बेस्ट वन, हु इज द बेस्ट वन? हु हैव द गुड रिसर्च protocols, like he have the research articles, he have the good research achievements and the academic excellence, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन इसके अलावा भी एक तो प्रॉब्लम्स है जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो
मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको जल्दी से ये बता दूं कि हाँ, तो हमने कैसे प्रोफेसर को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम हर कॉलेज की वेबसाइट पे जाते हैं। For example, your college is more relevant to College of Horticulture, maybe plant protection or something else. इसमें भी आप फाइंड कर सकते हैं, या फिर आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके आप यहाँ पे देखते हैं कि प्रोफेसर्स का इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। Then you have to click on the professors. आप पहले कॉलेज फाइंड करते हैं। For example, now we are at the college website. It maybe takes some time, maybe it's a bit slow. Okay, it doesn't matter. Now, like we are on the college website, then you have to find each and every college which is more relevant to you, like food science and engineering, and you have to open up this website. When you are going to open, there are several colleges, and these colleges you have to find your professor. अब यहाँ से आपने उस कॉलेज की कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री पे क्लिक करते हैं। देन वी कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोफेसर्स। तो वो प्रोफेसर्स जो आपके सब्जेक्ट से रेलेवेंट है, उन प्रोफेसर्स के लिंक्स आपको अवेलेबल होते हैं। अब इन वेबसाइट्स के ऊपर आपने इनके ईमेल एड्रेसेस फाइंड करने हैं। अब इन ईमेल एड्रेसेस प्रोफेसर की प्रोफाइल को आप वन बाय वन चेक करते हैं, और इन प्रोफेसर्स के वेबसाइट्स में इनके सीवी में जाकर आप देखें कि इनका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, एंड व्हाट वाज योर रिसर्च प्रीवियस। लेकिन मैटर नहीं करता है, लेकिन आपके इंटरेस्ट एटलीस्ट यू हैव टू मेंशन इन योर सीवी, लाइक व्हाट इज़ माय रिसर्च इंटरेस्ट, व्हाट काइंड ऑफ द रिसर्च यू वांट टू डू, और उस लैब के अंदर या उस प्रोफेसर के सीवी में कौन कौन से रिसर्च एरियाज लिखे हुए हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने फील्ड से ज़्यादा कनेक्टेड जो प्रोफेसर है उसको फाइंड कर लें, और उसके बाद आप जो है ना उसको अपना सीवी भेज दें, अपना जो है प्रोफाइल उसका शेयर कर सकते हैं। अब जब प्रोफाइल हम शेयर करते हैं तो हमारे बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट एन ईमेल। तो ईमेल के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, खुसूसन जो मास्टर्स या बीएस लेवल के होते हैं, वो लोग एक बहुत ही डिटेल्ड ईमेल लिखना स्टार्ट करते हैं, लाइक प्रोफेसर आपका क्या हाल है, आप कैसे हैं, आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते, सो ब्ला ब्ला ब्ला, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दे आर गोइंग टू इंक्लूड इन दैट। इन सब की कोई ज़रूरत नहीं होती है। यू शुड राइट email precise and to the point, like you are going to start from the professor, greetings, and then you should say this: I am going to apply for the CSC program and I am looking for the recommendation letter under your kind supervision, and my research background and your research background, it's too much matching and this and that। आप इसको जो है विद इन 5 to 6 लाइन्स के अंदर आप इसको प्रिसाइज कर दे, और एंड पे इसको कह दे कि the our CV is attached with this email, so please उसको आप कंसिडर कर दें। और इसके अलावा हम बहुत सारे लोग ये भी देखते हैं कि प्रोफेसर वहाँ पे जब ईमेल उनके पास पहुँच जाती है तो वो रीड नहीं कर पाते हैं। मतलब ये है कि उनके पास टाइम इतना नहीं होता है, और हम जो सेंड करने वाले जो टाइमिंग होती है वो अप्रोप्रिएट नहीं होती है। वो कैसे करनी है कि आपने कभी भी वीकेंड्स के ऊपर उनको ईमेल नहीं करनी है, या जो चाइनीज़ जो वेकेशंस होती है, फॉर एग्जांपल स्प्रिंग फेस्टिवल के दौरान या ड्रैगन बोट फेस्टिवल की 2 और 3 डेज़ की छुट्टियां होती है, और मे बी दे हैव द लाइक इंडिपेंडेंस डे है, यहाँ पे 7 डेज़ की वेकेशन होती है। देन आफ्टर वेकेशन दे हैव लार्ज नंबर ऑफ ईमेल्स, तो वो रीड करने के उनके पास इतना टाइम नहीं होता। सो इट्स द बेस्ट वे आप देखें कि आप मंडे को करें, ट्यूसडे को करें, या इसी तरह कोई वर्किंग डे देख के आपने ईमेल्स करनी है और वर्किंग टाइम पे उनको मिले, देन दे कैन ईजिली गेट इन टच विद यू, और आपके ईमेल पढ़ लेते हैं और आपके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं। एक तीसरी गलती हम क्या करते हैं कि हम सीसी करते हैं। सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी। जब आप किसी को ईमेल करते हैं, मेन जो कांटेक्ट पर्सन होता है उसके साथ हम फर्दर और प्रोफेसर्स को ऐड करते हैं। जब आप सीसी करते हैं तो जाहिर सी बात है उस प्रोफेसर की भी लिस्टिंग होती है, उसका नाम भी दूसरे प्रोफेसर्स को चले जाते हैं, तो उसमें उनका इंटरेस्ट लो हो जाता है, and they are considering that he is going to apply a number of professors, then why I should give him an acceptance letter। और हम BCC करते हैं।
या आप कार्बन कॉपी नहीं भेजते हैं, अगर बीसीसी करते हैं देन नेक्स्ट पर्सन के पास नीचे ईमेल में लिखा हुआ होता है कि इसने बीसीसी किया है। इट मींस कि ही इज गोइंग टू राइट ईमेल टू मी एज वेल एज टू देयर आर सो मेनी अदर प्रोफेसर्स और द अदर पीपल्स, तो उसका इंटरेस्ट लो हो जाता है। तो आपने कभी भी बीसीसी या सीसी नहीं करनी है, हर प्रोफेसर को सेपरेटली ईमेल लिखना है और हर प्रोफेसर को अकॉर्डिंगली आपने उसको सीवी मॉडिफाई करनी है, उसके रिसर्च इंटरेस्ट को देखना है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट. The fourth thing is that it is better to write your subject in Chinese language. I will recommend this because मैंने देखा है कि जो ही आपके बहुत सारे इंटरनेशनल ईमेल्स होते हैं कंपनीज की तरफ से आते हैं, या इस तरह जो हैरेसमेंट ईमेल्स होते हैं वो सारे जो है ना इसी तरह ग्रीटिंग से शुरू होते हैं, हाउ आर यू नेम, और उसको हाईलाइट करते हैं, और बहुत सारी ईमेल्स आपको भी मौसूल हो रही होती है कि हमारे पास इतने लॉटरी निकले हैं आपके, आप कांटेक्ट करें हमसे, तो इस तरह की बातें होती है. So it is the best way that you have to mention in the subject that you are applying for the admission or the recommendation letter or whatever you want to write. और उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं जो प्रेफर करूँगा that you have to write down in Chinese language. आप गूगल में ट्रांसलेट कर दे, नो प्रॉब्लम, थोड़ा बहुत लैंग्वेज आगे पीछे हो जाती है, लेकिन दैट्स ओके, ही कैन अंडरस्टैंड दैट ही इज़ मच इंटरेस्टेड इन दिस subject in my profile or maybe he's going to apply for the scholarship. तो प्रोफेसर एक ही नज़र में वो देखता है सब्जेक्ट, देन ही इज़ गोइंग टू रीड डाउन योर ईमेल, अदरवाइज वो वहीं से डिलीट हो जाती है. तो आप जो है चाइनीज़ में आप उसको सब्जेक्ट साइट करते हैं, इट्स द बेस्ट वे. सो व्हाट आई शुड हैव टू इंक्लूड इन माय सीवी. अब सीवी के अंदर हमने ढेर सारी चीज़ें लिखी होती है जो कि हमारे रिसर्च से, हमारे उन चीज़ों से लिंक अप नहीं होती है. मसलन मैंने एथलीट का भी सर्टिफिकेट लिया है, स्पोर्ट्स के अंदर लिया है, दिस एंड दैट, तो उसमें प्रोफेसर इंटरेस्टेड नहीं होते. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेल हिम व्हाट्स योर रिसर्च बैकग्राउंड. आपके रिसर्च किस चीज़ पे है, आपने किया क्या है, आपने मास्टर्स के अंदर, बीएस के अंदर कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, और आप आगे क्या करना चाहते हैं. If you have any publication or you maybe submitted your publication, ये लाजमी है कि आपने इसको मेंशन करनी है. Then your thesis title like BS के अंदर या MSc के अंदर जो आपका thesis write up था उसमें आपने किस टॉपिक पे काम किया है. So it is the best to you have to mention your thesis title कि मैंने इस चीज़ पे काम किया है, I have an expertise and I have interest in this research, particular research area that your lab is going to do. Once you have sent an email, then you have to wait for like a week or maybe 2 weeks. Then after that, after a certain time, you have to send him a reminder because बहुत सारे प्रोफेसर्स के पास टाइम नहीं होता है, वो अगर आपके ईमेल पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास कहीं पे बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो टाइम नहीं मिला है, then you have to send a reminder. This is the more important thing. अगर आप रिमाइंडर उसको भेजते हैं once or twice, उनमें वो समझ लेता है कि यार he is much interested in me. और क्योंकि बहुत सारे मेल्स आती रहती है ऐसे रैंडम मेल्स प्रोफेसर्स के पास, क्योंकि पूरी दुनिया से चाइना के लिए एप्लीकेशंस आती है, तो प्रोफेसर इतने जो है ना उनको डीपली नहीं देख सकते हैं. सो यू मस्ट हैव टू सेंड देम द रिमाइंडर आफ्टर अ वीक. आप उसको रेफरेंस देख के आपके पिछले ईमेल मैंने आपको किया था, तो मैं आपकी जो है ना काम में इंटरेस्टेड हूँ. सो प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव स्पेस इन यूर लैब और may I get any opportunity in your lab to do my PhD under your kind supervision and this and that. आप एक छोटा सा ईमेल उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं. देन ये है कि आपने जितने भी प्रोफेसर्स को आप सेंड कर सकते हैं ईमेल्स एज मैनी एज यू कैन, बिकॉज अगर आप 50 प्रोफेसर्स को अप्लाई करते हैं then maybe you will get reply from 5 or maybe sometime you will get reply from the one person. So इसमें ये होता है कि चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. So definitely you will get almost more than 2 or 3 letters from different universities. So इसमें आप ये bother ना करें कि मैंने बहुत सारों को किया है, मुझे reply नहीं आ रहा. Then you have to send 100 of them. As we did in during our application procedure,
और मैंने करीब not more than 50 professors. I approached them and they have the different replies. Someone will ask you to write down your proposal, some will ask you to show me your research interest, or maybe there are different responses from the professor. So it depends on their criteria, depends on their lab, depends on the availability of the seats in their lab. तो प्रोफेसर ये सारी चीज़ें आपकी देखते हैं, आपका प्रोफाइल देखते हैं, आपका रिसर्च इंटरेस्ट, बैकग्राउंड, और देन दे हैव टू चेक योर एबिलिटीज, योर रिसर्च स्किल्स. तो ये बहुत सारी चीज़ें उनको देखना होता है. देन अभी हम पॉइंट के ऊपर प्रोफेसर्स को हमने ईमेल सेंड की, और इसके बाद जो ही आपको रिस्पॉन्स आ जाती है, when professor is interested in your work, interested in your CV, in your profile, then fourth stage is you have to apply online. इसमें दो ऑप्शंस है आपके पास, दोनों को आपने देखना है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ये चाहते हैं कि यू हैव टू अप्लाई ऑन देयर वेबसाइट. यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर आपने अप्लाई करना है. जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से पूरी होती है तो CSE के ऊपर अप्लाई करनी होती है. लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रोटोकॉल है, यू हैव टू फर्स्ट अप्लाई ऑन द CSE वेबसाइट, देन दैट CSE एप्लीकेशन, डाउनलोड इट, print it, sign it by yourself, then you have to send to the universities like in 3 copies. ये आप बाय मेल भेज सकते हैं. हार्ड कॉपीज ये ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं. आपने वहाँ से TCS के थ्रू या बाई पोस्ट आप उनको सेंड करना होता है. जब ये एप्लीकेशन प्रोसीजर पूरे होती है तो देन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है दैट यू हैव टू पे देयर एप्लीकेशन फ़ी. अगर आप एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करते हैं देन योर एप्लीकेशन विल नॉट प्रोसेस्ड, क्योंकि इसको प्रोसेस करने के लिए यू हैव टू पे 400 RMB. ये इनकी इनिशियल रिक्वायरमेंट है हर यूनिवर्सिटी की. इवन यू आर अप्लाइंग ऑन स्कॉलरशिप or without scholarship, you have to pay 400 RMB. ये mandatory है, you have to apply, but some universities have no fee, just you can apply online and send them documents, your details and other things, so that's okay, they don't need any more. Then lastly, you have to wait until the results are announced, because application की जो specific timing है, that is from 1st of January to end of March. ये 1 year में once होती है, और इस ड्यूरेशन में अगर आप स्किप कर जाते हैं, अगर आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, then you have to wait for the next year. The next year you have to again find the new professor and then you will get the new procedures. ये आपके लिए और टफ हो जाएगा, आपकी एज गुजर जाती है, और साथ में बहुत सारे कंपिटिटर्स और इस फील्ड के अंदर आ जाते हैं. सो आप जिस साल आप ग्रेजुएट होते हैं, एट द सेम टाइम यू हैव टू अप्लाई ऑल दिस स्टफ. अब इन जो ऊपर मैंने बात की CSE की और यूनिवर्सिटीज़ की, एंड हाउ वी कैन फाइंड यूनिवर्सिटीज़, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ये सारे लिंक्स पेस्ट कर दिए हैं. तो आपने इन लिंक्स को गौर से पढ़ना है, देखना है, हर यूनिवर्सिटी को देखना है, फिर उसमें कॉलेजेस को, प्रोफेसर्स को, एंड देन यू हैव टू स्टार्ट कॉन्टेक्ट टू दी एज मैनी प्रोफेसर्स एज यू कैन. आप बेटर है कि चाइनीज स्कॉलरशिप काउंसिल की जो फर्स्ट वेबसाइट है, इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स अवेलेबल है, एंड दैट ऑल आर इन इंग्लिश, सो यू कैन फाइंड एवरीथिंग हियर. If you are having any problem or any trouble, then you can go for down some other websites here I have listed, और इसमें से आप find कर सकते हैं. So this is all about today's our lecture, today's our recording. So you can find hopefully you can find your professor, your admission, and you can score your admission. And see you in the next video. This video is actually particularly for the masters and PhD. So the next video we will have to record for the language who are going to apply for the Chinese language program, or the people who are going to apply for MBBS or the undergraduate programs. Maybe there is no scholarship for them, but there are other opportunities that we will discuss in that one. Hope to see you.